हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और ये सेशन DSSB इंग्लिश का जो PGT का पेपर होना है फेब में, मेल की डेट आ गई है, फीमेल की भी आ ही जाएगी। उसी के लिए एक प्रैक्टिस सेशन मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। ये प्रैक्टिस सेशन है 4 और अब ये आज PDF फॉर्मेट में है मेरे पास। और क्वेश्चंस मुझे मिले थे तो मैंने सोचा ये क्वेश्चंस अच्छे हैं, 100 क्वेश्चंस है मेरे पास। थोड़े थोड़े करके आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। पूरा पेपर है, ये अच्छा सा पेपर है तो मैंने सोचा इसको सॉल्व करवा दूं, क्या पता कुछ क्वेश्चंस इसी में से लग जाए। उसके बाद अब मैं ऐड कर लूँ जरा। ये मेरा DSSB इंग्लिश का बैच है। ये 3 बैचेस हैं, जिनमें से पहला बैच जो सिर्फ और सिर्फ लिटरेचर का है, और उस बैच में आपको वो लाइव बैच, उस बैच में आपको लिटरेचर के नोट्स हार्ड कॉपी फॉर्म में आपके घर पर मिलेंगे। दूसरा बैच लिटरेचर और ग्रामर का लाइव बैच, जिसमें आपको लिटरेचर और ग्रामर के नोट्स बुक फॉर्म में आपके घर पे मिलेंगे। रोज लाइव क्लासेस चलती हैं। तीसरा बैच वीडियो बैच, जिसमें लिटरेचर और ग्रामर दोनों है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, रिकॉर्डेड की ऐसे नहीं है कि मैंने बनाए हैं वो लेक्चर्स, मेरी लाइव क्लास के लेक्चर्स हैं, जो बिल्कुल जो कम्युनिकेटिव क्लासेस होती हैं उनकी लेक्चर्स है। और उसमें आप लोगों को भी नोट्स उसमें भी बुक फॉर्म में आपके घर में आएंगे। ठीक है जी, तो 3 तरीके के बैचेस हो गए। अब कहाँ से लें? इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करें। कहाँ से करें? डिस्क्रिप्शन में APK लिंक जो है वो दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इस बैच को खरीद सकते हैं। नहीं तो कम से कम उसका डिस्क्रिप्शन देखिए, बैच का भी डिस्क्रिप्शन देखिए। हमने DSSB इंग्लिश का लिटरेचर और ग्रामर वाला जो बैच है उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन भी दिया है, व्हाट यू विल गेट व्हेन यू एनरोल इन आवर क्लासेस। ठीक है जी, चलिए। और इसके अलावा भी फिर भी आपको कुछ समझ में ना आए तो इंग्लिश सूत्रा SUTRAA और APK लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और इसके अलावा है वेबसाइट है हमारी। क्या है वेबसाइट? englishsutra.com हमारी वेबसाइट है। और 7895937338 ये हमारा जो है ऑफिस का नंबर है। चलिए, अब इसके साथ ही अब ये हो गया ऐड हमारा। अब मैं जो है आपको अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये, और मैं आपको यहाँ से इसके बारे में बताना शुरू करती हूँ। ये मेरे पास एक पेपर है और इस पेपर से मैं आप लोगों को, ये क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे क्योंकि इसमें सारा जो है वो इसी से संबंधित जो है वो दिया हुआ है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। Which of the following is not written by John Keats? Ode to Autumn, The Eve of St. Agnes, The Fall of Hyperion, A Dream, Adonis। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अब आपका क्वेश्चन का अगर मैं आंसर आपसे पूछूं तो आप लोग फटाक से आंसर देंगे कि इसका आंसर है, जो कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया है वो है, जो कीट्स के द्वारा नहीं लिखा गया वो है एडोनिस। एडोनिस तो कीट्स की मृत्यु पर लिखी गई एक एलिजी है, और इस एलिजी को लिखा गया है P.B. शेले के द्वारा लिखा गया है। इट इज रिटन बाय P.B. शेले, इट इज कंपोज्ड बाय P.B. शेले। तो एडोनिस इज नॉट द वर्क ऑफ कीट्स। Who succeeded Wordsworth as the poet laureate in 1850? मैथ्यू आर्नल्ड, लॉर्ड टेनिसन, कार्डिनल न्यूमैन या रॉबर्ट ब्राउनिंग? सबसे पहले आप लोगों को अगर मैं एक बताऊं कि विलियम वर्ड्सवर्थ इकलौते एक ऐसे पोएट लॉरिएट थे जिन्होंने पोएट लॉरिएट रहते हुए एक भी जो है वो ऑफिशियल कोई भी पोएम कंपोज नहीं करी। और उनके पोएट लॉरिएट बनने की वजह से ही उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा और उनको लॉस्ट लीडर भी कहा गया रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा। तो उनको 1850 में किसने सक्सीड करा? एंड दैट वाज लॉर्ड टेनिसन। एल्फ्रेड टेनिसन के द्वारा उनको सक्सीड करा गया, यानी कि उनसे के वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद टेनिसन जो हैं वो पोएट लॉरिएट बने। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद वर्ड्सवर्थ, T.S. इलियट, जॉन कीट्स या शेले? सबसे पहले नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है ये पहले मैं आप लोगों को बताऊं।
अ राइटिंग एबिलिटी, एक ऐसी राइटिंग एबिलिटी, एक साधारण शब्दों में अगर मैं बोलूँ तो किसी भी बेसिकली लिटरेचर में हर वर्क में लॉजिक नहीं लगाया जाता। कभी कभी बिना किसी लॉजिक के जो अनसर्टेनिटीज हैं, जो कुछ भी हो रहा है, एक्सेप्ट इट एज इट इज, जैसी वो हैं उन्हें एक्सेप्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। जो कीट्स ने इसके बारे में कहा, कीट्स ने इसको एक लेटर में कहा है और उन्होंने कहा कि नेगेटिव कैपेबिलिटी पाई जाती है सबसे ज़्यादा विलियम शेक्सपियर में, और वो मानते थे नेगेटिव कैपेबिलिटी उनके खुद के अंदर है। तो नेगेटिव कैपेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, अ राइटर्स एबिलिटी टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग ऑफ आफ्टर फैक्ट एंड रीजन, एंड दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। कीट्स के अनुसार ये थी नेगेटिव कैपेबिलिटी शेक्सपियर और उनके खुद के अंदर। ये कीट्स ने एक लेटर में इस टर्म को यूज करा है, negative capability, that is John Keats. Now the next question is, let's go then you and I, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table, who wrote these lines? पहली बात, ये जो lines हैं, ये lines लिखी गई हैं, फ्री वर्ड्स में लिखी हुई लाइन है, और ये जो है ये इंटीरियर मोनोलॉग है, और ये जो पोयम है ये है लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, और ये बहुत ही फेमस जो पोयम है ये टी.एस. इलियट की है। टी.एस. इलियट हु बिलोंग टू द मॉडर्न एज, जिनकी बहुत ही फेमस कृति है द वेस्टलैंड, 434 लाइन्स की पोयम जो उन्होंने डेडिकेट करी है एजरा पाउंड को। ये जो पोयम है, ये पोयम भी, ये लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक जो है, ये इंटीरियर मोनोलॉग है, जिसमें प्रूफ्रॉक एक मिडिल एजेड व्यक्ति दिखाया है जो केवल कल्पना करता रहता है। इसमें इवनिंग को कंपेयर करा है एक एथराइज्ड पेशेंट से, एक बहुत ही जो है जिसे कहते हैं कंसीट जो है वो यूज़ की गई है, इसमें फार फैचेड से मिली है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोयम सोहराब एंड रुस्तम? सोहराब एंड रुस्तम जो पोयम है वो किसके द्वारा? सोहराब एंड रुस्तम पोयम कंपोज करी है विक्टोरियन एज के राइटर मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा कंपोज की गई है। सोहराब एंड रुस्तम जो है वो एक एपिसोड है, एक पार्ट लिया गया है, कहाँ से? एक जो फिरदौसी, एक पर्शियन पोएट थे फिरदौसी, उनके शाहनामा से लिया गया है। फिरदौसी के शाहनामा से लिया गया है, और ये इसमें रुस्तम जो है वो सोहराब एंड रुस्तम में रुस्तम किल्ड हिज सन, दैट इज सोहराब। रुस्तम जो है, तो ये एक जो है ये पोयम 1853 में कंपोज करी हुई ये पोयम है, किसके द्वारा लिखी गई है? मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। कहाँ से लिया गया है? जो एक पर्शियन पोएट थे फिरदौसी, उनके शाहनामा से। हु विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोयम बाय कमला दास? इनमें से कौन सी पोयम कमला दास जी के द्वारा नहीं लिखी गई? द फ्रीक्स, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये जेज्यूरी है। अ हॉट नून इन मालाबार, ये मालाबार है, वो जेज्यूरी है। तो इसमें से ये ए, बी और डी कमला दास जी के द्वारा लिखी हुई हैं, मगर जो ये पोयम है जेज्यूरी, ये जेज्यूरी है, ये लिखी गई है अरुण कोलकाता जो है इनके द्वारा, अरुण कोलकातकर के द्वारा लिखी गई है, और ये एक 30 पोएम्स की सीरीज है, जिनमें से एक ये है जेज्यूरी। जेज्यूरी एक जगह है पुणे में, तो उस पर ये 30 पोएम्स की एक सीरीज है, और ये पोएम लिखी गई है अरुण कोलकातकर के द्वारा लिखी गई। Which of the following poems of Wordsworth has the subtitle Growth of a Poet's Mind? इनमें से कौन सी पोयम में जो टाइटल है ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, जिसे लिरिकल बिल्डिंग्स रोमन भी कहा जाता है, जिसमें 14 बुक्स हैं, एंड दैट इज द प्रिल्यूड, दैट इज प्रिल्यूड, जिसे लिरिकल बिल्डिंग्स रोमन भी कहा जाता है। ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, लिरिकल बिल्डिंग्स रोमन, क्योंकि इसकी 14 बुक्स में उन्होंने अपने बचपन से लेकर अपने जो है ग्रोथ ईयर्स की कहानी इसमें लिखी है, तो दैट इज प्रिल्यूड। इन विच कलेक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट बर्चेस वॉज पब्लिश? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बर्चेस आप लोगों ने जरूर पढ़ी होगी।
बॉयजविल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, अ फर्दर रेंज। इनमें से कौन सा जो वर्क है ये कौन से कलेक्शन में से ली गई है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बर्चेस जो ली गई है उनके तीसरे कलेक्शन माउंटेन इंटरवल से ली गई है, और ये कलेक्शन आया था 1916 में। ये कलेक्शन छोटी छोटी सी बातें होती हैं। बर्चेस ये आया हुआ पेपर है, बर्चेस जो है उसमें कौन से में है? माउंटेन इंटरवल में, और ये कलेक्शन आया था 1916 में। Which of the following works does not which of the following work does not belong to Sarojini Naidu? The Temple, The Golden Threshold, The Broken Wing, The Bird of Time. अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सारे वर्क्स जो हैं सरोजिनी नायडू के, तो इस ये क्वेश्चन ही एफ क्वेश्चन हो गया। Which of the following poem has been written by Stephen Spender? एक ब्रिटिश राइटर हैं। स्प्रिंग विंड, प्रेयर बिफोर बर्थ, टू माई डॉटर या ईगो? स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई पोयम इसमें है टू माई डॉटर, दैट इज टू माई डॉटर। टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग? चार्ल्स लैम्ब के बारे में आप लोग जानते ही हैं। चार्ल्स लैम्ब जो जिन्हें कहा जाता है प्रिंस अमंग एसेइस्ट कहा जाता है। प्रिंस अमंग एसेइस्ट कहा जाता है। ही इज नोन फॉर हिज एमैलगमेशन ऑफ पिथोस एंड ह्यूमर, जिन्होंने टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर जो है वो लिखा है। एंड ही बिलोंग टू रोमांटिक एरा। रोमांटिक एरा का जो है वो कब से शुरू होता है भाई? आप ही बताइए कब से शुरू होता है? तो रोमांटिक एरा 19वीं सेंचुरी में है। ठीक है जी। What was the pen name of A.G. Gardiner? A.G. Gardiner का पेन नेम क्या था? E.H.H. O. Henry, इलिया, अल्फा ऑफ द प्लो। तो उनका पेन नेम था, पेन नेम का मतलब होता है कि उनका सीडोनेम क्या था? दैट वाज अल्फा ऑफ द प्लो। From whom did Francis Bacon derive his concept of essay? Thomas Nash, Montaigne, Sidney, John Lilly। एसे का कॉन्सेप्ट, एसे आया कहाँ से है? फ्रांस से। जो फादर ऑफ एसे माने जाते हैं वो कौन है? मॉन्टेन। और जो फादर ऑफ इंग्लिश एसे हैं वो है कौन? दैट इज फ्रांसिस बेकन। तो उन्होंने फ्रेंच एसेस मॉन्टेन से कॉन्सेप्ट लिया है। Which of the following is not a work of William Hazlitt? The Plain Speaker, Tales from Shakespeare, Table Talk, The Round Table। तो इनमें से आपको देख के पता चल गया होगा टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर चार्ल्स लैम्ब और मैरी लैम्ब का वर्क है, और इसमें जो टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर में जो टेल्स ली हैं उन्होंने, कॉमेडीज रख लिखी हैं मैरी लैम्ब ने, और ट्रेजेडीज लिखी हैं चार्ल्स लैम्ब ने। Which of the following belongs to A.G. Gardiner? The Essays of Elia, Sketches and Essays, Pillars of Society, Wit and Humor। तो A.G. गार्डनर का इसमें जो वर्क है जो कल्चरल हिस्ट्री बताता हुआ है, दैट इज पिलर्स ऑफ सोसाइटी, दैट इज पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पिलर्स ऑफ सोसाइटी। ट्रेन टू पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत नॉवल है। इट इज रिटन बाय खुशवंत सिंह, M.K. गांधी, APJ अब्दुल कलाम, नन ऑफ दीज। ट्रेन टू पाकिस्तान एक 1956 का नॉवल है जो 1947 के पार्टीशन पे लिखा हुआ था, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इमेजिनरी विलेज, एंड द नेम ऑफ दैट विलेज इज, आई ऑफन फॉरगेट, एंड दैट इज मानो माजरा। मानो माजरा जो है ये एक जो ये खुशवंत सिंह की ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये 1956 की नॉवल है। इट रिकाउंट्स द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947, और जो इसकी कहानी कही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन इमेजिनरी विलेज दैट इज मानो माजरा। और इसमें दिखाया है कि सिख्स एंड मुस्लिम्स के बीच में जो टासल है वो इसमें दिखाई गई है कि दे वर लिविंग क्वाइट पीसफुली in the village, but how communism eat up all the things। ये सारा जो है खुशवंत सिंह के ट्रेन टू पाकिस्तान में दिखाया गया है, 1956 की नॉवल, और 1947 के पार्टीशन पे लिखी हुई है।
from the perspective of an imaginary village, Mano Majra. That Long Silence is a work by Khushwant Singh, Shashi Deshpande, Mulkraj Anand, APJ Kalam. That Long Silence जो वर्क है वो है शशि देशपांडे जी का वर्क है. इसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था. शी गॉट साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर दिस नॉवल. साहित्य अकेडमी अवार्ड. स्लीप डाउन हो रहा है ये, तो इसका क्या हो रहा है, ये बंद हो रहा है. इसे कैसे बंद कर रोकू. स्लीप डाउन हो रहा है. एंटर की. ऑटो स्लीप में जा रहा है. क्या कहाँ पे जाऊँ इस पे मेरी क्लास खराब करवा दी. एक मिनट, मैं टीवी ऑन कर लूँ, मुझे दिखता नहीं. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ये हमारा स्लीप मोड में चला गया. मेरा जो स्क्रीन है वो स्लीप मोड में चली गई. तो उसमें जो है मैं ज़रा इसको थोड़ा सा वो कर लूँ. पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हो गई हैं. Just give me few seconds. ये ऐसे ही दिख रहा होगा. नाउ दैट लॉन्ग साइलेंस साहित्य अकेडमी अवार्ड इसे मिला था. साहित्य अकेडमी अवार्ड. ये नॉवल है 1989 का. ये नॉवल है. इतनी टेक्निकल एक्चुअली मैं हूँ नहीं, तो मुझे चीज़ें पता नहीं है. मुझे ये भी नहीं पता ये जो चल रहा है इस पे. मुझे ना अपनी स्क्रीन पे एक मिक्सर दिख रहा है. चलिए आगे बढ़ते हैं. बर्ट्रैंड रसेल वॉज बॉर्न इन द ईयर. बर्ट्रैंड रसेल जो है वो कौन से साल में जो है उनका जन्म हुआ था. एंड 1885, 1890, 1857, 1872. तो बर्ट्रैंड रसेल वॉज बॉर्न इन द ईयर 1872. 1872 में उनका जन्म जो है वो 1872 में हुआ था. दैट इज 1872. A history of Western philosophy was written by APJ Kalam, MK Gandhi, Bertrand Russell या T.S. Eliot. A history of Western philosophy लिखी गई थी Bertrand Russell के द्वारा लिखा गया है. Now the next question is, Wings of Fire is an autobiography, analytical poem, anthology of poems, none of these. Wings of Fire के बारे में आप सभी जानते होंगे कि Wings of Fire जो है वो ऑटोबायोग्राफी है. APJ कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है. और विंग्स ऑफ फायर का जो है 9th क्लास में जो है वो एक चैप्टर भी लगा हुआ है CBSE का. उसमें जो मतलब NCERT का है, माय चाइल्डहुड. और वो विंग्स ऑफ फायर से ही जो है वो लिया गया है. तो दैट इज एन ऑटोबायोग्राफी. अ रूम ऑफ वंस ओन वॉज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, वर्जीनिया वुल्फ, विलियम हैजलेट या अरुंधति रॉय. अ रूम ऑफ वंस ओन जो है वो लिखा, ये है क्या. रूम ऑफ वंस ओन एक एक्सटेंडेड एस्से है. इट इज एन एक्सटेंडेड एस्से. और ये जो लिखा गया है वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है. एक्सटेंडेड एस्से है, वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया है. और इस एस्से में बेसिकली उन्होंने कहा है कि इफ़ यू वांट टू राइट
If you want to be a writer, you should have a place of your own and you should have money in your purse. Only then you can write, otherwise, you can't. Who has created the famous character Rosie in his novel? Raja Rao, आर के नारायण, मुल्कराज आनंद या अमिताभ घोष? तो फेमस कैरेक्टर रोजी जो क्रिएट करा गया है, वो फेमस कैरेक्टर क्रिएट करा है आर के नारायण के द्वारा क्रिएट करा गया है. दैट वाज क्रिएटेड बाय आर के नारायण. आर के नारायण जो भारत के जो है रीजनल नॉवलिस्ट हैं, जो एक रीजनल नॉवलिस्ट हैं, जिन्होंने मालगुडी एक टाउन जो है वो रीजन जो है उन्होंने एक फिक्शनल टाउन क्रिएट करा है. इन विच ईयर अरविंद अडीगाज नॉवल द वाइट टाइगर अवॉर्डेड द मैन बुकर प्राइज? अरविंद अडीगा के ये नेटफ्लिक्स पर मूवी भी है इसकी 2021 की, जिसमें बलराम हलवाई जो है वो अपना पूरी कहानी जो है वो सुनाता है कि कैसे वो एक हलवाई से किस तरीके से वो एक ड्राइवर से और फिर उसके बाद एक बहुत पैसे वाला आदमी बनता है. तो ये अरविंद अडीगा का जो वाइट टाइगर है वो उसमें बलराम हलवाई को कहा गया है कि उसको उसके टीचर कहते हैं कि एक सब बहुत ही रेयर स्पीशीज में से एक होता है वाइट टाइगर और वो तुम हो. तो उसके बाद ही कंसिडर हिमसेल्फ अ वाइट टाइगर, और उनको मैन बुकर प्राइज जो मिला था दैट इज इन 2008. Who among the following novelists has written about the opium war? तो ओपियम वॉर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि इसमें अरविंद अदीगा, राजा राव, शशि थरूर या अमिताभ घोष? अमिताभ घोष ने ओपियम वॉर के बारे में लिखा है जो एंग्लो चाइनीज़ वॉर था. अमिताभ घोष ने की एक ट्रायलॉजी है नॉवेल्स की जिसे आइबिस ट्रायलॉजी कहा जाता है. अमिताभ घोष की एक ट्रायलॉजी है आइबिस ट्रायलॉजी. ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन है जिसमें उन्होंने 3 नॉवेल्स जो हैं वो लिखे हैं, सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक एंड फ्लड ऑफ फायर. 3 नॉवेल्स जो हैं वो उन्होंने लिखे हैं अमिताभ घोष ने. आइबिस जो है उनकी उसका नाम आइबिस ट्रायलॉजी है. सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर. ये उनके 3 नॉवेल्स हैं जो इस आइबिस ट्रायलॉजी में आते हैं. और इसमें अमिताभ घोष ने ओपियम वॉर के बारे में बताया. दैट वाज द वॉर, फर्स्ट ओपियम वॉर जो बताया उन्होंने, उसके ये एंग्लो जो चाइनीज़ वॉर के बारे में बताया है. विच अमंग द फॉलोइंग वॉज अ नॉवल रिटन बाय हेनरी फील्डिंग? हेनरी फील्डिंग के द्वारा इनमें से कौन सा नॉवल लिखा गया था? एंड दैट वाज टॉम जोन्स. टॉम जोन्स जो है वो हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया. दैट वाज टॉम जोन्स. Which was the first published novel of Thomas Hardy? Under the Greenwood Tree, Desperate Remedies, A Pair of Blue Eyes, Far from the Madding Crowd. Thomas Hardy का जो पहला नॉवल था वो पब्लिश हुआ ही नहीं था. ये दूसरा नॉवल था जो फर्स्ट नॉवल के रूप में पब्लिश हुआ था और वो था Desperate Remedies. That was Desperate Remedies. Who among the following novelists began his literary career as a dramatist? Henry Fielding, सैमुअल रिचर्डसन, थॉमस हार्डी या लॉरेंस टर्न? हेनरी फील्डिंग ने अपने करियर की शुरुआत पॉलिटिकल सटायरिंग से करी है और उन्होंने जो है वो अपने करियर की शुरुआत एज अ प्ले राइट करी है और पॉलिटिकल सटायर्स लिखा करते थे. ही यूज्ड टू राइट पॉलिटिकल सटायर्स. व्हेन वाज E.M. फॉस्टर्स नॉवल अ पैसेज टू इंडिया फर्स्ट पब्लिश्ड? पैसेज टू इंडिया पहली बार पब्लिश हुआ था 1924 में. E.M. फॉस्टर का ये नॉवल सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था 1924 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ अमिताभ घोष? द हंग्री टाइड, द सर्कल ऑफ रीजन, लास्ट मैन इन टावर, द शेडो लाइन्स. इसमें जो वर्क उनका नहीं है दैट इज लास्ट मैन इन टावर, ये अरविंद अदीगा का वर्क है. It is a work by Arvind Adiga, जिनका white tiger है. In which of the following plays of Bernard Shaw Marchbanks appear as a character? Marchbank इनमें से कौन से प्ले में एज अ कैरेक्टर आता है? एंड दैट इज कैंडिडा. दैट इज कैंडिडा.
सो हेयर आई रेस्ट, बाकी के मैं आप लोगों को कल करवाऊंगी। तो बस इसी के साथ आज का सेशन मैं यहाँ पे समाप्त करती हूँ। बीच बीच में कुछ कुछ हो जाता है। ये पूरा पेपर अच्छा सा पेपर है, इसमें से क्वेश्चंस छांट के करवा दूंगी आप लोगों को। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। पढ़ते रहिए, सही दिशा में पढ़िए, बेवकूफ़ ना बनिए, अपनी अकल लगाइए और बिल्कुल स्पष्ट सोचिए और जो आपका दिल का है वो करिए।